दोस्तों आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं मेरे पर बच्चों। यहाँ पर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। हमने चैप्टर फर्स्ट को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का चैप्टर 2 कक्षा 12। ठीक है ना। चैप्टर 2 आपका क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको हम समझा पाएंगे और आप तभी समझ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। जो आपका पहला हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। ठीक है ना। वैद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ध्यान दीजिए किसी आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो उसमें जो उसके विभव में जो अंतर हो रहा है, उसके जो वोल्टेज में जो अंतर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको आप लिखेंगे कैसे? परीक्षण आवेश प्लस Q0 को, परीक्षण आवेश क्या है? जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है। तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे आपके पास एक प्लस Q है, इस आवेश को हमने कहाँ तक लाया? VA से VB तक लाया। ठीक है ना। पुनः VB से VA तक लाया, तो इसको VA से VB तक लाने में, यानी कि A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, और B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इसका जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? इनके जो वोल्टेज में जो अंतर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? इसका विभवांतर कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर वोल्टेज में अंतर को निकालें, इसके वोल्टेज को ही विभव कहते हैं एक तरीके से, तो अगर इसके जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो अंतर निकालेंगे VA बिंदु पर और BA बिंदु से, तो वहाँ पर इसको विभवांतर कहेंगे। ठीक है ना। VA माइनस BB बराबर क्या होगा? किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0, यानी VA माइनस BB बराबर W अपान Q0। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं परिभाषा, और अच्छी तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, चलिए इसके यूनिट के बारे में समझ लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। यूनिट ऑफ VA माइनस BB की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ VA माइनस BB क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। क्या होगा? नहीं, जूल प्रति सेकेंड नहीं, जूल प्रति कूलाम। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जूल प्रति कूलाम। और इसका मात्रक क्या होगा? अगर सीरीज में निकालेंगे तो अर्ग प्रति सेकेंड कूलाम। ठीक है ना। या वोल्ट, या कैसी राशि है? अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ एक अदिश राशि आपको लिख लेना है। अगर इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो आप इतना अच्छी तरीके से लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत विभव। ठीक है ना। वैद्युत विभव यहाँ पर अगर देखिए, उसमें हमने क्या किया था? एक परीक्षण आवेश लिया था, उसमें उसकी आवेश की मात्रा निश्चित नहीं थी। इसमें क्या है? एकांक आवेश लेंगे। ठीक है ना। एकांक आवेश लेंगे। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, वहाँ पर क्या कर रहे थे? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? किसी भी आवेश को, जो परीक्षण आवेश है हमारा, उसको अनंत से हम कहाँ लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे। ठीक है ना। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही अंतर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक।
तो यहाँ पर वी ए बराबर यानी कि वी ए क्या हो जाएगा, वी बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, वी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0, यानी कि वी ए माइनस बी बी बराबर W अपान Q0। समीकरण नंबर आपका ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, क्योंकि वी बी क्या है, इनफाइनाइट है, इसको अनंत से ला रहे हैं, तो W अपान Q0, वी इनफाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो वी ए माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, ठीक है ना। इसको आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है, विद्युत धारा, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मालूम है कोई धातु है, ठीक है ना, उस धातु में क्या होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उनका प्रवाह क्या है, जब उनका प्रवाह बहुत तेज़ी से होने लगता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब वैद्युत आवेश की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी आप धारा कहते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई बराबर आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी। इसको आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है, ठीक है ना। इसको आपको लिख लेना है। अगर Q बराबर आप 1 कूलाम लीजिए, T बराबर 1 सेकेंड लीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट ऑफ I की बात करें, इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक SI मात्रक मिलेंगे तो एम्पियर होगा। अगर MKS में अगर आप देखेंगे तो कूलाम प्रति सेकेंड होगा। अगर CGS में लेंगे तो सेकेंड कूलाम प्रति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमेन कूलाम प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको लिखेंगे। और यहाँ पर इसके बीमी सूत्र की बात करें तो ए हो जाएगा। यह क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। क्या यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए आप विभव पढ़े होंगे। विभव में क्या पढ़े आप, अनंत से किसी आवेश को ला रहे थे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो अगर ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, हम अनंत से कई आवेश को ला रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर अगर हम उस अनंत से लाए गए आवेश को जब ला रहे हैं, तो वहाँ पर जो मान होगा आपका, ठीक है ना, जिस पर स्थित, जब लाने पर जो विभव का मान आएगा, वो विभव हर बिंदु पर क्या हो, समान आपको मिलना चाहिए। अगर हर बिंदु पर आपको विभव समान मिल रहा है तो ऐसा पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप लिखेंगे कैसे कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, सभी जगह क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ पर आप कई बिंदु लीजिए VA, VB, VC, तो सभी जगह पर अगर आप विभव लाएंगे, यानी कि जो एकांक परीक्षण आवेश है अगर यहाँ पर लाएंगे, तो उसका जो विभव निकलेगा वो सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान निकलेगा। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं, यानी जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होगा। अगर आप बताइए कि अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इन दो बिंदुओं के बीच का अगर विभव निकालें तो शून्य हो जाए, तो आप ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। आवेश के किसी निकाय में क्या कर रहा है, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अगर इसको आप समझें तो क्या कह रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस कार्य के बराबर होगी। किस कार्य के बराबर होगी, जो एकांक परीक्षण आवेश को, जो हमारा एकांक परीक्षण आवेश है ना, उसको अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है, ठीक है ना। जैसे Q1 हमारे पास है, Q2 को आप अनंत से लाकर उसके एक निकाय की रचना कर लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यानी कि U बराबर
W। समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से और समझते हैं। हम मान लेते हैं +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो, तो क्या हम मान लेते हैं कि एक +Q1 आवेश है जिसके कारण बिंदु B पर जो विभव हो रहा है हमारा VB है, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R से इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, VB बराबर 1/4πε0 Q/R, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, W बराबर V इंटू Q यानी कि VQ यानी कि W बराबर VBQ², समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, W बराबर VBQ², ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे और आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 से VB का मान रखने पर, अब इसमें हम VB का मान रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1। यहाँ पर आप देखिए जो आपका VB निकाले हुए हैं ना, यहाँ पर आपको Q1 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर Q1 आवेश के कारण निकाल रहे हैं बिंदु B पर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर Q1 होगा, ठीक, इसको आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 में W का मान जब रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा कहाँ था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है। ये देखिए आपका समीकरण नंबर 1 किसके बराबर था, U बराबर W के बराबर है। अब यहीं पर हम W का मान रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा, W का मान रखने पर आपको क्या निकलेगा 1/4πε0, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2/R, समीकरण नंबर 5। अगर इसके यूनिट की बात करें मेरे पास बच्चों, आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, एक प्रकार से क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है ना। चलिए अब यूनिट ऑफ U की बात करेंगे, यूनिट ऑफ स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, अर्ग होता है CGS में, और यहाँ पर इसके राशि की बात करें तो अदिश राशि होती है। अगर इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो ml² T⁻², क्या हो जाएगा ml² T⁻², इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका आप लोगों को फार्मूला लिखना है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है ना, कोई बिंदु दे देगा, पूछ लेगा इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान बताइए, ठीक है ना। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जैसे इसमें दे दिया है, मान लीजिए किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, मान लीजिए हमारा बिंदु आवेश है, इसके कारण A B C D पर क्या हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है। तो इसके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो जो विभव आपका उत्पन्न होगा वह क्या आएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R, समीकरण नंबर 7। अगर यहाँ पर फार्मूलों की बात करें तो हमने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या निकाला 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर यहीं पर R² नीचे कर देंगे तो वो कूलाम का नियम हो जाएगा, और यहाँ पर किसी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि किसी बिंदु के कारण जो उत्पन्न विभव हो रहा है इतना हो रहा है, और स्थितिज ऊर्जा का हमने आपको फार्मूला बताया, कितना बताया 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है ना। उसमें 2 आवेश आपको होंगे, इसमें आपको एक ही आवेश देखने को मिलेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, एक बिंदु के कारण ही जो हमारा वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा था उसको हम निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के कारण, मतलब द्विध्रुव का मतलब देखिए द्विध्रुव का रचना कब होती है आपको हम बताते हैं, द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। तो द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको 2 तरीके से निकलता है, एक अक्षीय स्थिति में, मतलब कि एक रेखा में ही जब आपके द्विध्रुव स्थित हों तब, एक स्थिति ऐसी आती है जब जो आपके आवेश हैं तीनों दिशाओं में हों, ठीक है ना, यानी कि एक अक्ष में ना होकर एक दिशा और आपको ऊपर ले ले, ठीक है ना, तो हमारा 3 दिशाओं में हो, उसको निरक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या निकलेगा इसके बारे में चलिए आगे आपको हम बताते हैं। तो अक्षीय स्थिति में हमने द्विध्रुव के बारे में बात की, द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव में अगर कहीं पर आपको, ठीक है ना, ऐसा निकाय दिख जाए जहाँ पर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश हो, ठीक है ना, तो उसके द्वारा जो विभव उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर द्विध्रुव के कारण ही विभव उत्पन्न होगा, ठीक। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं
कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में देखेंगे तो एक रेखा में आपको मिलेगा। अगर निरक्षीय स्थिति में देखेंगे मतलब कोई अक्ष ना हो उसका, एक तरीके से कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर भी एक आपको आवेश मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू है तो इसके साथ प्लस भी आएगा तभी द्विध्रुव बनेगा। तो यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, अब आपको द्विध्रुव बन गया। ठीक है ना, तो द्विध्रुव बन गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी यहाँ पर क्या है हमारी, ध्यान दीजिएगा 2L है। क्या है, 2L है। तो O से B तक की दूरी कितना हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि L हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी L हो जाएगी। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यानी कि अक्षीय स्थिति में, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसको आपको लिखवाते हैं। तो इस फार्मूले को आप लिख लेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ठीक, P/r², ये आपको लिख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर यही बात हम निरक्षीय स्थिति में निकालें जो वैद्युत विभव, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में आपका कितना हो जाएगा, V बराबर 0 आपको निकलेगा। मतलब आपको समझ लेना है कि जो द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव निकल रहा है सिर्फ आपको अक्षीय स्थिति में निकलेगा, वो भी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर निरक्षीय स्थिति में पूछता है तो वहाँ पर आपको V बराबर 0 लिख देना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए क्या है, चालक की विद्युत धारिता। ठीक है ना, धारिता जिसे आप क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर आप देखे होंगे पंखे में लगा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता के द्वारा ही वह बनता है एक तरीके से। तो चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक का विभव V हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, V को होगा। ठीक है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, C आएगा, यानी C बराबर Q/V, यानी कि समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। यानी कि किसी चालक में आवेश की मात्रा Q एवं चालक में सिरों पर लगने वाले विभवांतर V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी चालक में आवेश की मात्रा Q और उसमें जो वोल्टेज है उसके जो अनुपात है उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चालक की धारिता कहेंगे। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चालक की अगर धारिता की बात करें, चालक की धारिता बड़ा मात्रक फैरड तथा छोटा मात्रक माइक्रो फैरड, पिको फैरड और नैनो फैरड होता है। अगर इसके बड़े मात्रक की बात करें तो क्या होता है, फैरड होता है, और छोटे मात्रक की बात करें माइक्रो फैरड, पिको फैरड और नैनो फैरड होता है। आपको लिख लेना, एक माइक्रो फैरड क्या होगा, 10⁻⁻6 फैरड। अगर एक पिको फैरड की बात करें, एक पिको फैरड बराबर कितना होगा, 10⁻12 फैरड। एक नैनो फैरड की बात करें तो क्या होता है, 10⁻9 फैरड। एक माइक्रो फैरड की बात, एक मिली फैरड की बात करें तो 10⁻³ फैरड। एक ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एक माइक्रो फैरड की बात करें तो 10⁻12 फैरड, यानी कि एक पिको फैरड के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यूनिट ऑफ C की बात करेंगे। धारिता की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, फैरड। क्या होती है, पहला आपको क्या होगा, फैरड ही होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कूलाम प्रति वोल्ट क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना, सेकेंड कूलाम प्रति अर्ग। ठीक है ना, यानी कि सेकेंड कूलाम का स्क्वायर बटे एम्पियर, आपको ये आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इसके बीमीय सूत्र की बात करें, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2 है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है ना, विलगित गोलीय चालक मतलब जिसमें आवेश भरपूर मात्रा में हो। ठीक है ना, सभी जगह उसमें आवेश फैले हुए हों। ठीक है ना, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका गोला है, इसके चारों तरफ क्या है, आवेश फैले हुए हैं। इसके आपको क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V समीकरण नंबर 1 से। तो V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जब गोलीय चालक हवा या निर्वात में हो तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1।
यानी कि C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और 3 का जब हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो C/C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि R से R कैंसिल, यानी C/C0 बराबर के, यानी कि C बराबर के C0। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना, तो आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है क्या होगी, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उसको आवेशित करने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को क्या कहेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। U बराबर W, समीकरण नंबर 1। यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है, क्या करा, यदि किसी आवेश को, यानी किसी चालक को आवेश नहीं, किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है, तो चालक का विभव 0 वोल्ट से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। ठीक, तो औसत विभव V बराबर 0 प्लस V/2, यानी कि V/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q से W बराबर V बार बराबर V बार इंटू Q, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, V यानी कि V बराबर V बार इंटू Q, यानी कि V बार बराबर V/2, यानी कि U बराबर V/2 इंटू Q, यानी कि U बराबर हाफ V इंटू Q, आपका समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। सूत्र C बराबर Q/V से हम निकालेंगे क्या, Q बराबर CV, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 में जब इसका मान रखेंगे C बराबर QI को, तो क्या आएगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब सूत्र V की बात करेंगे, V बराबर QC होता है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C, यानी कि यहाँ पर हाफ C इंटू Q स्क्वायर अपान C इंटू C, यानी एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, U बराबर हाफ QC, समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण। क्या होगा, C1 Q1 V1, C2 Q2 V2, A और B। ठीक है ना, माना धातु के दो गोले A इंटू B हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2, धारिता C1 C2 तथा विभव V1 V2 हो, तो Q बराबर C इंटू V से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1, समीकरण नंबर 1, Q2 बराबर C2 V2, समीकरण नंबर 2। जब धातु के गोले को पतले तार से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर C1 Q1 डैश, यानी क्या हो जाएगा, C1 Q1 डैश A, B बराबर C2 Q2 डैश B। ठीक है ना, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तार जोड़ने के बाद धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक, यानी ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर उसका प्रवाह होगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है ना, माना तार जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ पृष्ठ विभव V आवेश Q1 डैश Q2 डैश एवं धारिता C1 तथा C2 है, तो V बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 3। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 4। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सूत्र Q बराबर CB की बात करें तो Q1 डैश बराबर C1 V, Q2 डैश की बात करें C2 V हो जाएगा, समीकरण नंबर 7। 6 का भाग 7 में देंगे तो Q1 डैश अपान Q2 डैश C1 V अपान C2 V, B से B कैंसिल, यानी Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। ठीक है ना, अब समीकरण नंबर 8 से यह स्पष्ट होता है कि तार जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण की मात्राओं का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। किसकी, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी कि माना स्थानांतरित आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 माइनस Q1 का डैश, समीकरण नंबर 1। मान लीजिए कोई हमारा बिलगित गोली क्या है A और A हमारा A है, तो C1 Q1 V1, C1 Q1 डैश V। ठीक है ना, तो C बराबर Q/V से क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V, यानी कि इसको Q को यहीं पे रखेंगे, V को पंचांतर कर देंगे, तो Q1 का मान निकालेंगे तो C1 V1, Q बराबर CV से, तो Q1 डैश बराबर C1 V, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो Q बराबर C1 V1 माइनस C1 V
यानी कि C1 कॉमन लेंगे दोनों में तो V1 माइनस V समीकरण नंबर 2 आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना। अब V का मान समीकरण नंबर 2 में जब रख देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, Q बराबर C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना, यहाँ आपके लिए आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। तो कितनी ऊर्जा की हानि होगी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए फार्मूला निकल कर आता है डेल्टा U बराबर C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, यानी कि यहाँ देगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला टॉपिक। देखिए कैपेसिटर आपके लिए आता है, ठीक है ना। संधारित्र क्या होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना, यह एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति आप कह सकते हैं जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं, ठीक। चलिए इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं, यह दोनों प्लेटें कुछ दूर पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उस पर प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यानी जिस प्लेट पर आपको धन आवेश दिखेगा ना उसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और जिस पर आपको ऋण आवेश दिखेगा उसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए संधारित्र का समायोजन की बात करें तो पहला आपका श्रेणी संयोजन और दूसरा समांतर संयोजन। अगर श्रेणी संयोजन की बात करें तो अगर यहाँ पर देखेंगे श्रेणी संयोजन में तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसमें समांतर की बात करें तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको क्या आएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। अगर हम वहीं पैरेलल की बात करें तो क्या समांतर की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना, समीकरण नंबर 7। आपको रिवीजन के तौर पर पूरा अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछता है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर गोलीय संधारित्र की धारिता अगर आपसे पूछता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला। C बराबर क्या होगा K इंटू C0, समीकरण नंबर 8 आपके लिए आपके निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आवेशित संधारित्र की ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मान लीजिए कोई हमारा कैपेसिटर है वो आवेशित है, उसकी ऊर्जा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसकी ऊर्जा यहाँ तक आपको संचित होती चली जाएगी, मतलब बढ़ती हुई चली जाएगी। ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहती है, ऊर्जा होते कहते हैं, ठीक है ना। यानी किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं, यानी Q बराबर W, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना आवेश प्लस Q को लेकर x अक्ष पर एक एवं विभव V को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है ना। x अक्ष पर विभव V को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते तो एक सरल रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। वो ए बी में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आपसे पूछेगा कि विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V डेल्टा V अपान D, ठीक है ना। विभवांतर बटे बीच की दूरी यानी कि VA माइनस BB अपान D, ठीक है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति, ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए हो जाएगा। अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसकी राशि कौन सी है, सदिश राशि है। अगर इसके बीमी सूत्र की बात करें ml की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर -1, ठीक है ना। चलिए अब चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर आपसे पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है तो आपको फार्मूला लिखना होगा क्या, C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। चलिए अगला देखेंगे,
अगला टॉपिक हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो तो, ठीक है ना। क्या करा, इसके बीच में कोई अगर आंशिक पदार्थ रख दिया जाए तो। अब इसमें देखिए आपको हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपको फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा दो प्लेट एक्स और वाई पर स्थित है। इन दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। जिस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से, एवं जिस प्लेट पर माइनस आवेश उपस्थित होता है इस प्लेट पर आपको पृथ्वी से कर। इसको आपको हमने पहले ही बताया हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जब दोनों प्लेटों के बीच का कुछ भाग हवा या निर्वात में भरा हो तो उसकी तीव्रता E1, बीच की दूरी d - t तथा दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी तीव्रता E2 हो तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निकालेंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान d - t प्लस t अपान k, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इसमें केस को पढ़ेंगे, जब दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू k अपान d। केस सेकेंड की बात करेंगे, जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से हवा या निर्वात हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान d, ठीक है ना। अब जब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का धातु प्लेट रखी हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान d आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। केस फोर्थ की बात करेंगे तो यदि दोनों प्लेटों के बीच n परावैद्युतांक क्रमशः T1, T2, T3, Tn एवं सभी परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K2, Kn स्थित हो तो यहाँ पर फार्मूला क्या निकलेगा आपका, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 डॉट 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 Tn अपान Kn, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। यही दोनों प्लेटों के बीच में दो प्रकार के परावैद्युतांक रखे हों तो आपका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, ठीक है ना। संधारित्र का व्यवहारिक उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कागज संधारित्र का या अभ्रक संधारित्र, ठीक है ना। परिवर्ती वायु संधारित्र, यहाँ देखिए ये प्रकार आपका है, एक तरीके से प्रकार है, क्या है, कागज संधारित्र या अभ्रक संधारित्र, परिवर्ती या वायु संधारित्र, विद्युत अपघटनीय संधारित्र, ठीक है ना। चलिए अब इसके उपयोग की बात करते हैं, ठीक है ना। आवेशों का संचय करने में पहला काम तो यही करेंगे, दूसरा काम ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा काम उपकरण के उपयोग में, चौथा काम विद्युत परिपथ में और पांचवा काम इंजीनियरिंग विभाग में, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर 2 था पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर है, आपको सारी चीज़ों को बताना क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।